ठीक ना। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। लास्ट में हम पढ़े थे 17 नंबर पॉइंट, स्टॉक या इन्वेंट्री। कहते हैं स्टॉक इन्वेंट्री क्या होता है? जो गुड्स हमारे दुकान में है, सारे गुड्स को कंबाइंडली, जब सारे गुड्स को हम मिला दें कंबाइंडली, हम उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। ठीक है, स्टॉक तो बहुत कॉमन वर्ड है, बार बार सुने भी होंगे। ठीक है, तो स्टॉक या इन्वेंट्री एक ही बात है। अब स्टॉक या इन्वेंट्री दो टाइप का होता था। एक था जो ईयर के स्टार्टिंग में स्टॉक है, उसको हम बोलते थे ओपनिंग स्टॉक। और जो ईयर के क्लोजिंग, ईयर के एंडिंग में जो स्टॉक है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। राइट। उसके बाद हम पढ़े थे टॉपिक सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब था वो पर्सन जो अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो ऐसे पोजीशन में है कि वो अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सके, ऐसे को बोलते थे हम लोग सॉल्वेंट। याद है? और एक होता था इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट वो आदमी होता था जो कि अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर सकेगा। हु इज नॉट इन अ पोजिशन, है ना, जो ऐसे पोजीशन में है, नहीं है, जो अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सके, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं इनसॉल्वेंट। क्लियर है ये? तो ये सब हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस के अंदर कवर कर चुके थे। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट बचा हुआ है अभी, वो हम पढ़ेंगे वाउचर बोल के। जो कम फिर उसके बाद जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इस चैप्टर को बुक से कंपेयर करेंगे तो बुक में और भी वर्ड्स हैं, ठीक है, बट वो वर्ड्स जो हैं अभी जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वो अपने आप ही वो वर्ड्स वहाँ पे कवर होने वाला है। इसीलिए हम वो वर्ड्स को यहाँ पे कवर नहीं किए। ठीक है, हम सिर्फ वही 20 वर्ड्स कवर किए हैं जो जरूरी है आगे प्रोसीड करने के लिए। हालांकि और 8-10 वर्ड और भी है बुक के अंदर, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप ही वो धीरे धीरे चैप्टर्स के अंदर कवर होता चला जाए। क्लियर है? तो हम नेक्स्ट जो लास्ट वर्ड लिखेंगे वो है पॉइंट नंबर 20। हेडिंग करेंगे वाउचर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो एंड मेक अ हेडिंग पॉइंट नंबर 20। लास्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है पॉइंट नंबर 20, हेडिंग वाउचर। देखना, इट इज एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इज एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ वाउचर: कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, एटसेट्रा। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एविडेंस? प्रूफ, सबूत, है ना। तो एविडेंस का मतलब होता है किसी चीज का प्रूफ इज बेसिकली कॉल्ड एज एविडेंस। ठीक है, तो आज जो कुछ भी बिजनेस में हो रहा है, जैसे मैं बोला कि हम लोग परचेज किए हैं 10,000 रुपए का सामान, तो इसका क्या प्रूफ है कि मैं 10,000 का सामान खरीदा हूँ? तो मेरे से क्या मांगोगे? बिल मांगोगे। बोला सर 10,000 का सामान खरीदो, बिल दिखाओ। तो बिल दिखा दिया तो बोले हाँ 10,000 का लाया। ठीक है, मैं जैसे बोल दिया कि ये कंप्यूटर, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ये कंप्यूटर 5 लाख का है। तो बोले क्या सर फेंक रहे हो, 5 लाख का है? बोला हाँ 5 लाख का है। तुम क्या बोलोगे? सर बिल दिखाओ, है ना। तो पहला इंस्टेंट जो हमारा होता है वो होता है कि इस चीज का प्रूफ दिखा दो कि ये 5 लाख का है बोल के। और कोई भी चीज जिससे एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन प्रूफ हो सके, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे वाउचर। जैसे वाउचर का एग्जाम्पल हो गया बिल या इनवॉइस। ये बिल या इनवॉइस से ये बात प्रूफ होता है कि मैं 5 लाख का कंप्यूटर खरीदा हूं। तो ये बिल या इनवॉइस जो है, दिस इज कॉल्ड एज अ वाउचर। राइट। अब जैसे तुम स्कूल में पैसा दिए तो स्कूल वाले एक मनी रिसीट देते हैं, है ना। तो वो मनी रिसीट किस चीज का प्रूफ है?
कि तुम स्कूल में पैसा भरे हो। अब अगर कल दिन स्कूल बोल दे कि नहीं नहीं कब पैसा भरे, तुम्हारा तो फीस बाकी है, तुम क्या करोगे? तुम दिखाओगे मनी रिसीट, देखो हम पैसा भरे हैं बोल के। तो मनी रिसीट इस बात को प्रूफ करता है कि तुम पैसा दिए थे। तो मनी रिसीट इज ऑल्सो अ वाउचर। तो वाउचर जो है कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन प्रूफ होता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, चाहे वो परचेज हो, सेल हो, पैसा देना हो, पैसा लेना हो, कोई भी चीज से जिससे ट्रांजैक्शन प्रूफ हो पाता है, वो ऐसे डॉक्यूमेंट को बोलते हैं वाउचर। ये इनवॉइस, बिल, कैश मेमो, मनी रिसीट है ना, ये सब क्या है? ये सब वाउचर का एग्जाम्पल है। आज तुम कोरियर करने जाओ, कोरियर वाला एक कोरियर का रिसीट देगा कि नहीं कोरियर करने के बाद, है ना? तो कोरियर रिसीट भी एक वाउचर है, इससे प्रूफ होता है कि हम कोरियर किए थे। आज लॉन्ड्री में कपड़ा देने जाओ, कपड़ा क्या क्या कपड़ा दिए लिख के देगा ना तुमको कि ये कपड़ा दिए बोल के तुम, तो वो कपड़ा जो दिए हो इस बात का प्रूफ है, मतलब वो जो पेपर इस बात का प्रूफ है कि हम ये कपड़ा दिए थे, तो वो भी एक वाउचर है, राइट? तो वाउचर मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे एक गिवन ट्रांजैक्शन प्रूफ हो पाता है, उसको वाउचर बोलते हैं, ठीक है? अकाउंट्स में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सब के लिए वाउचर जरूरी है ना? हर डॉक्यूमेंट, हर एक ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम वाउचर को यूज करते हैं। क्लियर है? वाउचर का एग्जांपल हो गया बिल, इनवॉइस, मनी रिसीट, ये सब वाउचर का एग्जांपल है। क्लियर है ये? तो इस चैप्टर के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें एक फिक्टिशियस एसेट अभी भी बचा हुआ है, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है? और बाकी जो और भी पॉइंट्स है बुक के हिसाब से, और भी 2 4 5 पॉइंट है, वो भी आगे चल के अपने आप कवर हो जाएगा। क्लियर है? हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो एक चैप्टर और जरूरी है अकाउंट शुरू करने के लिए। 2 चैप्टर जरूरी है अकाउंट शुरू करने के। पहला चैप्टर है ये जो हम पढ़े, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और एक सेकेंड चैप्टर जो बहुत जरूरी है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये सेकेंड चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर प्रॉपर अकाउंटेंसी रीड कर पाएंगे, ठीक है? तो हम नेक्स्ट चैप्टर हेडिंग करेंगे, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हेडिंग है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अकाउंट्स करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी है अकाउंटिंग करने के लिए। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब होता है अकाउंट्स में यूज होने वाला रूल्स एंड रेगुलेशन। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बिना जाने हम अकाउंटेंसी नहीं कर पाएंगे, राइट? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब, प्रिंसिपल वर्ड मींस रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है? तो इट मींस द बेसिक फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट मस्ट बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना जरूरी है, उस बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्लियर है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर आल्सो कॉल्ड एज गैप। इसको गैप भी बोला जाता है। गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब जनरली मतलब मैक्सिमम की जगह पे, एक्सेप्टेड मतलब लागू होने वाला अकाउंटिंग का रूल है, ठीक है? तो मैक्सिमम बिजनेसेस के अंदर लागू होने वाला जो अकाउंटिंग का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को बोलते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्लियर है ये? तो बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझना अकाउंट्स पढ़ने के लिए, ठीक है? हम एक एक करके सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पहला हेडिंग करेंगे बिजनेस एंटिटी और अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल।
दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फुल फॉर्म में, और उसका शॉर्ट फॉर्म है गैप, GAAP। पहला हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 1, अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस, या अकाउंटिंग बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अभी खाली हेडिंग लिखना है, बाकी हम इसको समझेंगे फिर लिखेंगे। ये अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी थोड़ा हम पहले भी समझे हैं, मैं पढ़ाता हूँ एक बार, फिर तुम बताना मैं कहाँ पे बताया था, कौन सा पॉइंट पढ़ते समय मैं ये पढ़ाया था, बताना मुझे याद करके। ठीक है, पहले मैं इसका मीनिंग बताता हूँ। ये जो बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल है, ये बोलता है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस मैन है, जो बिजनेस है और जो बिजनेस मैन है, ये दोनों अलग अलग हैं। ऐसा कहीं पढ़े थे हम, लाइबिलिटी के डेफिनेशन में पढ़े थे, है ना। जो बिजनेस और बिजनेसमैन, ये दोनों अलग अलग हैं। हम अपने आप को अकाउंटिंग करते समय क्या मानते हैं, बिजनेस के बिजनेसमैन, बिजनेस, राइट। तो अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल ही ये बात बोला है कि अकाउंटिंग में बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग चीज है। हमेशा अकाउंटिंग करते समय अपने आप को बिजनेस मानना चाहिए, ना कि बिजनेस मैन। हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस मैन। अपने आप को हमेशा बिजनेस सोच के अकाउंटिंग करना चाहिए, ना कि बिजनेस मैन। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो ये जो ट्यूशन है उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी, और ये जो टीचर है अमन, ये दोनों अलग अलग है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है बिजनेस एंटिटी, इसके हिसाब से उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी अलग है और अमन सर अलग है। ठीक है, हम जब अकाउंटिंग कर रहे हैं, मैं जब यहाँ का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा हूँ, मैं जब यहाँ का हिसाब किताब रख रहा हूँ, कितना पैसा आया गया क्या क्या हुआ, सब हिसाब किताब जब मैं रख रहा हूँ, मैं ये हिसाब किताब रखते समय अपने आप को क्या मान रहा हूँ, मैं अपने आप को हमेशा उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी मानता हूँ। मैं कभी भी अपने आप को अमन सर नहीं मानता। ठीक है, मेरा इंस्टेंटिव लेकिन यही है कि मैं अमन सर ही तो हूँ, है ना। मैं तो अपने आप को बल्कि अमन मानना चाहिए, क्योंकि मैं तो अमन हूँ, राइट। बट अकाउंटिंग में ये नहीं चलेगा। अकाउंटिंग हम अमन का नहीं कर रहे, अकाउंटिंग हम उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी का कर रहे। अकाउंटिंग हम मुकेश अंबानी का नहीं कर रहे, अकाउंटिंग हम रिलायंस का कर रहे। अकाउंटिंग हम रतन टाटा का नहीं कर रहे, अकाउंटिंग हम टाटा कंपनी का कर रहे। बात समझ में आ रहा है। तो हम दुकान का अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम मालिक का अकाउंटिंग नहीं कर रहे, राइट। तो हम अपने आप को हमेशा जब तक दुकान नहीं मानेंगे, अपने आप को जब तक बिजनेस नहीं मानेंगे, तब तक हम अकाउंटिंग नहीं सीख सकेंगे। क्लियर है। तो हमेशा ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस मैन। क्लियर है ये। और इस अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के वजह से ही मालिक जो पैसा लगाता है बिजनेस में, जो कि अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल। ये कैपिटल जो है, ये बिजनेस के लिए एक ठो लाइबिलिटी है। कौन सा लाइबिलिटी है ये, इंटरनल लाइबिलिटी है ना। तो क्योंकि बिजनेस अगर बाहर से पैसा लिया, तुम सोचो बिजनेस जो है मालिक से पैसा नहीं लिया, तुम सोचो बिजनेस सोच लो बाहर से पैसा लिया, बैंक से लोन लिया, तो बैंक लोन वापस करना पड़ेगा, बैंक तो छोड़ेगा नहीं, है ना, बैंक लोन वापस करना पड़ेगा। तो बैंक लोन हमारे लिए लाइबिलिटी है ना। सिमिलरली अगर बिजनेस मालिक से पैसा ले रहा है, तो ये कैपिटल भी हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। क्योंकि जैसे बिजनेस के नजरिए से बैंक एक अलग है,
बैंक अलग ही एंटिटी, अलग ही पर्सन है। बैंक हमको पैसा दिया, बैंक हमसे पैसा वापस लेगा। सिमिलरली मालिक भी अलग है, मालिक हमको पैसा दिया, हमको मालिक को पैसा वापस करना पड़ेगा। क्लियर है? ऐसा नहीं कि मालिक से लिए हैं तो अलग बात है, बैंक से लिए हैं तो अलग बात है। हमारे नजरिए से मालिक जैसा है, बैंक भी वैसा ही है। दोनों आउटसाइडर है हमारे, दोनों बाहर के हैं। हम अपने आप को तो बिजनेस मानते हैं, तो बिजनेस के लिए बैंक से पैसा लेना या अपने मालिक से पैसा लेना, दोनों एक ही बात। ठीक है? अगर बैंक से पैसा लिया है तो भी ये पैसा वापस करना ही पड़ेगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। और अगर मालिक से पैसा लिया है, मालिक को भी पैसा वापस करना ही पड़ेगा, वो इंटरनल लाइबिलिटी है। क्लियर है? ये इतना समझ में आ गया? तो इसी कॉन्सेप्ट के वजह से ही कैपिटल को इंटरनल लाइबिलिटी माना गया है। ठीक है? बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल के ही वजह से कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ इंटरनल लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। क्लियर है? अब जैसे हम बैंक से लोन लिए, तो हम बैंक को तो लोन का पैसा वापस करेंगे ही, साथ ही साथ हम बैंक को इंटरेस्ट भी देंगे कि नहीं? बैंक को इंटरेस्ट भी देंगे। सिमिलरली जैसे हम मालिक से पैसा लिए कैपिटल का, तो मालिक को कैपिटल तो वापस करना ही है, मालिक को कैपिटल का पैसा तो वापस करेंगे ही, साथ ही साथ जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी हम मालिक को देंगे। राइट? तो जैसे एक बिजनेस बैंक से पैसा लेता है, तो वो बैंक का पैसा भी वापस करेगा, साथ ही साथ बैंक को इंटरेस्ट भी देगा। सिमिलरली जब एक बिजनेस मालिक से पैसा लेता है, तो मालिक को पैसा भी वापस करेगा, साथ ही साथ उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है, वो प्रॉफिट या लॉस भी मालिक का होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो मालिक उसको एंजॉय करेगा, मालिक को पैसा मिलेगा बिजनेस, और अगर लॉस होगा तो मालिक को वो लॉस सहना भी पड़ेगा। क्लियर है? तो एज पर बिजनेस एंटिटी समराइज करते हैं इसको। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन ये दो अलग अलग चीज होता है। हम अपने आप को हमेशा बिजनेस मानना चाहिए, ट्रांजेक्शन को हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू। राइट? और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से मालिक जो पैसा लगाया है बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए एक इंटरनल लाइबिलिटी है। कोई भी प्रॉफिट होगा, कोई भी लॉस होगा, वो बिजनेस जो है अपने बिजनेसमैन को वापस करेगा। क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल कॉल्ड एज द अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है? जो जो भी मैं पढ़ाया सब क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है? देखना, लिखते जाएंगे और साथ साथ में रीड करके समझते भी जाएंगे। पहला पॉइंट बोलता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, business and businessman are considered as two separate and distinct entities। दोनों को सेपरेट और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग माना गया है। All the transactions are recorded from the viewpoint of business। इसीलिए मालिक जो पैसा लगाता है वो इंटरनल लाइबिलिटी होता है, कोई भी प्रॉफिट या लॉस मालिक का होता है।
देखो एक भी लाइन में डाउट है क्या? पहला लाइन बोलता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर कंसिडर्ड एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, राइट है ये। बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग माना गया है, दोनों को सेपरेट और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग माना गया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोलता है ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। हमेशा अपने आप को बिजनेस सोचना चाहिए, अपने आप को बिजनेस मान के अकाउंटिंग करना चाहिए एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस मैन। क्लियर सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोलता है इसी कॉन्सेप्ट के वजह से मालिक जो पैसा लगाया है वो पैसा बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि मालिक अगर मतलब बिजनेस अगर बाहर से पैसा लेगा तो वो भी लाइबिलिटी है। सिमिलरली बिजनेस अगर अपने ओनर से पैसा लेता है तो भी वो लाइबिलिटी है। बस बाहर वाला एक्सटर्नल लाइबिलिटी है और ओनर वाला इंटरनल लाइबिलिटी है, राइट। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा बिजनेस में वो किसका है? इट बिलोंग्स टू द, कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो पैसा मालिक को देंगे, लॉस होगा तो मालिक से लेंगे, राइट। क्लियर इतना? so this is point number 1, first accounting principle and the most important accounting principle also named as business entity या accounting entity principle। क्लियर है ये? नेक्स्ट सेकेंड प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, हेडिंग करेंगे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल हेडिंग मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है देखना, आज कोई भी चीज हो उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल सपोज स्पीड है, स्पीड को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो स्पीड को हम मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। वैसे ही तुम सोचो चीनी लेने गए, शुगर लेने गए, तो कैसे मेजर होता है शुगर? केजी के हिसाब से, है ना। आज अगर हम सोच लो ऑयल लेने गए, लीटर के हिसाब से, है ना। तो हर चीज को मेजर करने के लिए एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना बहुत जरूरी। जैसे स्पीड को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर, तो ये किलोमीटर पर आवर क्या है? ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, इसके हिसाब से मेजर किया जाता है स्पीड को। शुगर को मेजर करते हैं केजी में, तो शुगर को इन टर्म्स ऑफ केजी मेजर करते हैं, तो केजी इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, है ना। ऑयल को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लीटर, तो लीटर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। वैसे ही कपड़े को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर, है ना। तो हर चीज को मेजर करने के लिए देर इज वन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, राइट। सिमिलरली बिजनेस में जितना भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है, हर चीज को मेजर करने के लिए देर इज ओनली वन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दैट इज मनी। मनी इज द ओनली यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट इज एप्लीकेबल इन अकाउंट्स। अकाउंट्स में कोई और यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं चलता। अकाउंट्स में हमेशा हर चीज मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। अकाउंट्स में हम ये नहीं लिखते कि 1 केजी शुगर खरीदे, ऐसे नहीं लिखते। अकाउंट्स में हम लिखते हैं 40 रुपया का चीनी खरीदे। बात समझ में आ रहा है? केजी नहीं लिखते, रुपी में लिखते हैं। 1 केजी नहीं लिखते, 40 रुपए लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो 40 रुपीज इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ शुगर। शुगर कितना रुपया खरीदे? 40 रुपए का खरीदे। तो हर चीज को रुपए के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में मेजर किया जाता है। तो यही बोलता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का बोलना है कि अकाउंट्स के अंदर जितना भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, हमारे बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है, वो सारे चीज को
हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी इज द ओनली यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो कि हमारे अकाउंट्स के अंदर काम आएगा। कोई ऐसा चीज है जो मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता, तो उस चीज को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख भी नहीं सकते। अगर कोई ऐसा चीज है दैट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, लाइक एग्जांपल तुम्हारे स्टाफ को कितना सैलरी दे रहे हो, ये मनी के टर्म्स में मेजर हो सकता है। 10,000 रुपया महीना ले रहा है कि 15,000 रुपया महीना ले रहा है, मेजर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी। तुम्हारा स्टाफ कितना ऑनेस्ट है, क्या ऑनेस्टी मेजर हो सकता है मनी के टर्म्स में कि ये 2,000 रुपये का ऑनेस्टी है इसके अंदर? नहीं हो सकता। तो ऑनेस्टी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ऑनेस्टी जो है उस वो मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता। जैसे इंटेलिजेंस, मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, क्या ये मेजर हो सकता है मनी के टर्म्स में? हाँ, तुम बोल सकते हो कि सर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, या बोल सकते हो सर को कुछ नहीं आता, बहुत खराब है इनका इंटेलिजेंस। अच्छा या खराब बोल सकते हो, लेकिन कितना रुपए का है, क्या मनी में बोल सकते हो इसको? नहीं, मनी में नहीं मेजर हो सकता। तो अकाउंट्स के अंदर जो चीज मनी में मेजर नहीं हो सकता वो सब रिकॉर्ड भी नहीं हो सकता। अकाउंट्स के अंदर बाकी कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट काम नहीं करता। अकाउंट्स के अंदर देयर इज ओनली वन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एंड दैट यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मनी। मनी के अलावा कोई और दूसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है अकाउंट्स के अंदर वर्क नहीं करेगा। क्लियर है? तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल इतना ही बोलता है कि मनी इज द ओनली यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और हर एक ट्रांजेक्शन जो है वो मनी के टर्म्स में ही रिकॉर्ड होना जरूरी है। कोई चीज जो नॉन मॉनेटरी है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता। राइट? तो लिखेंगे हम मनी मेजरमेंट। उसका डिमेरिट्स हम पढ़ेंगे, अभी डिमेरिट्स नहीं पढ़े, हम खाली उसका डेफिनेशन तक लिखेंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, all the transactions that can be measured in terms of money are recorded। तो जो भी चीज मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड हो सकता है, मेजर हो सकता है, सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा। कोई और दूसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट काम नहीं करेगा। मनी इज द कॉमन यूनिट या ओनली यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अकाउंट्स के अंदर कोई दूसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट काम नहीं करता। अकाउंट्स के अंदर देयर इज ओनली वन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दैट इज मनी। क्लियर है व्हाट इज मनी मेजरमेंट? बहुत सिंपल है। ठीक है, मनी मेजरमेंट बोलता है कि अकाउंट्स में सारा ट्रांजेक्शन मनी के टर्म्स में ही रिकॉर्ड होगा, और मनी ही एक लौता यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। कोई और यूनिट ऑफ मेजरमेंट अकाउंट्स में नहीं चलता, अकाउंट्स मनी में ही कन्वर्ट करता है हर चीज। ठीक है, अब इसका दो ठो लिमिटेशंस है, दो ठो डिमेरिट है कि मनी मेजरमेंट का दो मेजर डिमेरिट्स। पहला डिमेरिट है कि कोई भी चीज जो नॉन मॉनेटरी है, जो चीज मेजर नहीं हो सकता मनी में, वो चीज अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा। जबकि हो सकता है कि बिजनेस के लिए नॉन मॉनेटरी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे इस कोचिंग के लिए अकाउंटिंग के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से मैं बोलूं तो ये कंप्यूटर जरूरी है, ये कंप्यूटर एसेट है, क्योंकि इसका मेजर हो सकता है मनी के टर्म्स में। अकाउंट्स के हिसाब से ये स्क्रीन जरूरी है, अकाउंट्स के हिसाब से माइक जरूरी है, अकाउंट्स के हिसाब से कैमरा जरूरी है, एसी जरूरी है, फर्नीचर जरूरी है। लेकिन अकाउंट्स के हिसाब से मैं जरूरी नहीं हूँ, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। तो यू थिंक कि वेदर ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट और आई एम मच मोर इम्पॉर्टेंट।
मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ अदर देन दिस, ये सब भी चाहिए लेकिन मैं भी तो चाहिए पढ़ाने के लिए, है ना। बट अकाउंट्स क्या बोल रहा है, अकाउंट्स बोल रहा है कि ये सब मनी के टर्म्स में मेजर हो सकता है, सबका वैल्यू निकल सकता है मनी में, कोई 10,000 का, कोई 20,000 का, कोई 40,000 का है, मनी के टर्म्स में निकल सकता है वैल्यू। तो अकाउंट्स बोलता है ये सबको रिकॉर्ड करो, ये सब हमारे लिए एसेट है बिजनेस। लेकिन व्हाट अबाउट मी, मेरा इंटेलिजेंस लेवल, मेरा एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, माय वे ऑफ टीचिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस इंस्टीट्यूट, बट अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स दिस इज नॉट, बिकॉज दिस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बात समझ में आ रहा है। तो ये मेजर डिमेरिट्स है मनी मेजरमेंट का, कि मनी मेजरमेंट जो है, जो चीज मनी, हाँ, सर्विस के बेसिस पे अब कितना रुपए मिल रहा है मेजर कर सकते हैं। जैसे आज हम एक डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर कितना रुपए लिया वो हम मेजर कर सकते हैं कि 300 रुपए लिया कि 400 रुपए लिया देखने के। लेकिन वो डॉक्टर कितना नॉलेजेबल है, वो नॉलेज को मेजर नहीं। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि वो मैं कितना रुपए ले रहा हूँ पढ़ाने के लिए, दैट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। बट मैं कितना रुपए का एक्सपीरियंस रखा हूँ या मैं कितना रुपए का नॉलेज रखा हूँ, दैट कैन नॉट बी मेजर। तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये तो लिख सकते हैं कि मैं ट्यूशन पढ़ाने का इतना रुपया लेता हूँ, लेकिन ये नहीं लिख सकते मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि मेरे पास इतना रुपए का नॉलेज है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर। तो अकाउंट्स जो चीज नॉन मॉनिटरी है उनको वैल्यू नहीं करता, उनको इंपॉर्टेंस नहीं देता। अकाउंट्स बोलता है मॉनिटरी चीजें इंपॉर्टेंट है और नॉन मॉनिटरी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे सोच लो, मारवाड़ी लिखे हैं इसको, है ना, खाली अपने बारे में सोच रहे हैं, पैसा के बारे में सोच रहे हैं, है ना। पैसा इंपॉर्टेंट है बोल रहा है अकाउंट्स, और वो बाकी बोल रहा है पैसा, पैसा के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं। पैसा बुद्धि तो मारवाड़ी लोग का ही होता है ना। तो पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज फीचर ऑफ मारवाड़ी, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही है कि मनी मेजरमेंट बोल रहा है पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा के अलावा बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ये डिमेरिट हुआ क्योंकि पैसा के अलावा भी बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फेल कर रहा है रिकॉर्ड करने में। क्लियर है, पहला लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी लिखेंगे, दूसरा समझ लेते हैं। पहला डिमेरिट क्लियर है। सेकेंड डिमेरिट, सेकेंड डिमेरिट क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पैसा का वैल्यू जो बदल रहा है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। एग्जांपल देता हूं तुमको। आज जैसे तुम तुम्हारे पापा को बोलो कि पापा बर्थडे पार्टी देना है ना, 10,000 रुपये चाहिए, तो पापा बोलेंगे हमारे समय जब बर्थडे पार्टी देते थे ना 500 रुपये में हो जाता था। ऐसा सुने हो, ऐसा सुने हो कि नहीं। तुम बोले कपड़ा लाओगे 5,000 का, मैं लाता था ना 1,000 में आता था, मैं लाता था 200 रुपये में आता था। ऐसे सुने हो कि नहीं कहानी। तो उनके हिसाब से वो चीज 200 का या 500 का होना चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से अभी 10,000 का है, राइट। ना वो गलत है ना हम गलत है। हम आज के हिसाब से सोच रहे हैं कितना रुपया का बिल आएगा, या कितना रुपए का कपड़ा है, कितना रुपए का मोबाइल है, हम आज के हिसाब से सोच। लेकिन वो कब के हिसाब से सोच रहे हैं, वो अपने टाइम के हिसाब से सोच रहे हैं। वो जब मोबाइल फोन खरीदने गए थे 20 साल पहले, वो उस चीज को याद कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे 500 में आता था मोबाइल फोन तो, है ना, या बर्थडे पार्टी देने में तो 1,000 रुपये लगते हैं, 10,000 कहाँ से लगेगा। तो वो अपने टाइम के बारे में सोच रहे हैं। मनी मेजरमेंट में भी यही प्रॉब्लम। मनी मेजरमेंट क्या करता है, आज जैसे मैं एक सपोज मोबाइल फोन खरीदा, सोच लो 2015 में मोबाइल फोन खरीदा 10,000 का, ठीक है। वही सेम मोबाइल फोन अगर मैं 2025 में खरीदूं, सोच लो मैं 18,000 में खरीदा, मनी मेजरमेंट बोलता है अरे महंगा खरीद लिया, ये 8,000 रुपया महंगा खरीद लिया। लेकिन तुम सोच के बताओ, क्या सच में मैं महंगा खरीद लिया, या हो सकता है चीजों का रेट ही 18,000 हो चुका है। चीजों का रेट 18,000 हो चुका है, ऐसा हो सकता है कि नहीं, है ना। ये हमारे पेरेंट्स के जैसा हुआ कि नहीं। अपने टाइम में 10,000 था तो वहीं पे रुके हुए हैं कि 10,000 का ही तो होना चाहिए, लेकिन आज रियलिटी में तो 18,000 का हो चुका है वो, है ना। तो मनी मेजरमेंट क्या करता है, पैसा का वैल्यू जो बदल रहा है उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता। मनी मेजरमेंट क्या बोल रहा है, 2015 में 10,000 में खरीदे थे तो उसको 2015 में 10,000 में ही रिकॉर्ड हुआ। अभी 2025 में वो सामान अगर 18,000 में खरीदे तो उसको 18,000 में ही रिकॉर्ड किया। जब ये दो चीज को हम कंपेयर करेंगे तो मनी मेजरमेंट बोलता है
कि पहले सस्ता में खरीदा था, अभी महंगा ले आया है, जबकि रियलिटी में हो सकता है कि सच में वैल्यू चेंज हो चुका है पैसे का, राइट। तो मनी मेजरमेंट का दो मेजर लिमिटेशंस है, समराइज करते हैं। पहला, नॉन मॉनेटरी चीजों को मनी मेजरमेंट रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। मनी मेजरमेंट सिर्फ मनी को इंपॉर्टेंस दे रहा है और नॉन मॉनेटरी चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, जबकि बिजनेस के लिए हो सकता है नॉन मॉनेटरी चीजें कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द मॉनेटरी थिंग्स। जैसे मैं एग्जांपल दिया, मेरा इंटेलिजेंस या मेरा पढ़ाने का तरीका या मेरा एक्सपीरियंस इज फार मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस स्क्रीन और ये दिस फर्नीचर और दिस एसी, दिस आर लेस इंपॉर्टेंट। माई इंटेलिजेंस या माई एक्सपीरियंस विल बी मच मोर इम्पॉर्टेंट, बट अकाउंट्स में ये सब इम्पॉर्टेंट है और मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूं बोल रहा है अकाउंट्स, तो ये डिमेरिट है अकाउंटिंग का। और दूसरा हो गया कि पैसा का वैल्यू जो बदल रहा है उसको मनी मेजरमेंट कंसिडर नहीं करता। क्लियर है? लिखना, दो लिमिटेशंस है। दोनों पढ़ेंगे फिर एक बार रिवाइज करेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे, बस दो ही प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम। इट हैज फॉलोइंग लिमिटेशंस, दो मेजर लिमिटेशंस है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का। क्लियर लिमिटेशंस देखना, पहला था ट्रांजेक्शन्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी आर नॉट रिकॉर्ड। तो जो चीज पैसा के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता, उन सब चीजों को अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करता है, जो कि बहुत बड़ा डिमेरिट है अकाउंटिंग का। और दूसरा, द वैल्यू ऑफ मनी इज चेंजिंग, पैसा का वैल्यू बदल रहा है। जो चीज पहले 10,000 में आता था आजकल 10,000 में नहीं आता है, वो आजकल उसका वैल्यू बदल चुका है, वैल्यू इंक्रीज हो चुका है। बट मनी मेजरमेंट इस चेंज को जो है कंसिडर नहीं करता। मनी मेजरमेंट यही मानता है कि पैसा का वैल्यू सेम ही है। जो चीज आज 10,000 में आया वो 10 साल बाद या 20 साल बाद भी 10,000 में ही आना चाहिए। मनी मेजरमेंट ऐसा सोचता है, जबकि रियलिटी में ये चीज का वैल्यू जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है इट गोज ऑन चेंजिंग, ये बदलता रहता है, वैल्यू बदलता है पैसे का, लेकिन मनी मेजरमेंट इस बदलाव को कंसिडर नहीं कर पाता। क्लियर है? तो दिस आर टू मेजर लिमिटेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट। क्लियर है? तो बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, एक एक प्रिंसिपल मतलब एक क्लास में मैक्सिमम दो तीन प्रिंसिपल ही हमेशा पढ़ पाएंगे, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है ये। हम पढ़े एक बिजनेस एंटिटी और फिर पढ़े मनी मेजरमेंट। क्या होता है बिजनेस एंटिटी, कौन बताएगा, बोलो, कौन ट्राई करेगा? व्हाट इज बिजनेस एंटिटी और अकाउंटिंग एंटिटी, क्या होता है कृष्णा? पढ़ो नहीं, बैठ के बताओ, आराम से बैठ के बताओ। करेक्ट, और कुछ? मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। हम हमेशा ट्रांजैक्शन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी पैसा जो मालिक लगाता है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है, और कोई भी प्रॉफिट या लॉस वो बिलोंग करता है ओन, राइट। सेकेंड, हम पढ़े मनी मेजरमेंट। क्या होता है श्रेयस मनी मेजरमेंट?
तो यहाँ पे मनी मेजरमेंट यही बोल रहा है कि मनी एक कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। मनी इज द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस। और कोई दूसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट काम नहीं करता अकाउंट्स में। तो उसका लिमिटेशंस है, पहला नॉन मॉनेटरी चीज जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, और दूसरा जो वैल्यू ऑफ मनी है वो चेंज होता रहता है, बट अकाउंटिंग में वो कंसिडर नहीं हो रहा। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट द 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तीसरा, नेम्ड एज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। क्लियर है? तो यहाँ से वी विल कंटिन्यू इन द छुट्टी का मैं बताया था, आई थिंक बताया था तुम लोग को, है ना? 28 से लेके 6 तक छुट्टी होगा, 6 मई तक। और अदर सब्जेक्ट शुरू करने वाले थे, फिर 1-2 क्लास के लिए क्या करेंगे आई थॉट, और फिर नया से सीधा यहाँ से सब सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है? हाँ 28 से नहीं है, 28 मंडे है, 27 संडे है, नहीं 28 को भी नहीं है। लास्ट क्लास 26 तक है, मतलब 26 तो सैटरडे है, तो तुम्हारा 25 तक है। तो सोच लो 2 क्लास होगा, एक वेंसडे को एक फ्राइडे को, ये वीक कंप्लीट, फिर छुट्टी हो जाएगा। 6 तक छुट्टी है, फिर 7 से क्लासेस होंगे यहाँ। ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन आल्सो लीव।